गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा भौतिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज बहुत ही बेहतरीन काम हम लोग करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि 2 महीने बाद या सॉरी 45 डेज नॉट टू 2 मंथ्स 45 दिन बाद जो आपका पेपर है उसके लिए आपको कोई भी क्लासेस ऑनलाइन परचेज करने या ऑफलाइन ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस क्लासेस के अंदर जितने भी अभी तक आपके पेपर्स आए हैं सारे पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बैक टू बैक डेली आपको सोल्व कराएंगे। हर क्वेश्चन का तरीका, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स और ट्रिक्स के साथ बात करेंगे ताकि आपको अलग से कहीं से भी बैच परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर ली है, तो इसमें उनको बेनिफिट रहेगा कि उनको पता लगेगा कि लास्ट ईयर किस लेवल का पेपर आया था और उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। क्लियर है? चलिए तो बने रहिए, फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था आपके मैथमेटिक्स का, तो इनमें से स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन आए वो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आए हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझ सकते हैं कि सर जिस टॉपिक पर हमें फोकस करना है वो सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो अगर बेटा 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं बैक टू बैक तो बहुत बड़ी बात है। आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बेटा, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है बोडमास हमें बताता है। बेसिकली बोडमास नहीं होता, वी बोडमास होता है असलियत में तो। ठीक है, और जो वी वर्ड है ना, इसका नाम क्या है? विनकुलम। तो इसका तो हमारे कभी भी एमपीएसआई में यूज हुआ नहीं है, हमारे एमपीएसआई में केवल बोडमास का ही यूज हुआ है। तो बोडमास के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है तो बेटा सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट। तो बेटा अगर मैं सबसे छोटे ब्रैकेट के बारे में बात करूं तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है? ये वाला, यानी कि आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। बेटा 42 में 14 का भाग देंगे, 14 गुणा 3 42, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3। जैसे ब्रैकेट हटेगा तो 4 गुना हो जाएगा बेटा, ये पूरा काम हो जाएगा। 4 गुणा 3 कितना? 12। और 12 में 10 जुड़ गया, टोटल कितना हो गया? 22। अब 12 और 10 22 हो गया। 30 में से अगर बेटा 22 गए तो हमारे पास कितने बचे? 8। ठीक है, तो ये पूरा डेटा जो है वो कितना कंटेन कर रहा है? 8। और अब आ गया 829। एक चीज आपने नोटिस की कि मैं एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी को प्रेफरेंस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार अपने पास जो पेपर है एमपी कांस्टेबल का, बेटा वो पेपर हिंदी लैंग्वेज में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब 829 यानी कि 829 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो आ जाएगा कितना? 837, 837, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह से हम और आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो भी बोर्ड मास कॉन्सेप्ट के ऊपर ही दिया हुआ है। देखिए बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले भैया ब्रैकेट को सोल्व कर लो। तो चलिए ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा कर देता हूँ, ये लो जी देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है वो ये रहा, सबसे पहले ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के बारे में बात करूं तो ब्रैकेट में भी बहुत सारे अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन है। और उनमें से जो सबसे पहले अंकगणितीय संक्रिया आएगी यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, उसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे बेटा? भाग करने को, डिवाइड को। क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड के बारे में बात करते हैं। बेटे डिवाइड इसमें करेंगे तो सबसे पहले हम 69 में करेंगे 7 का डिवाइड। अब आप लोग जानते हैं 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, अगर मैं 7 का भाग दूं तो ये जो है ना, ये 9 69, ये 69 नहीं है बेटा, यह वास्तव में 63 है। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर था एक। अच्छा, ये एरर कहाँ दिया हुआ था? ये एग्जाम में भी एरर ही दिया हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको एक बोनस मार्क्स मिल गया था, मैंने अभी इसको करेक्शन करा दिया है। और एग्जाम में पता कैसे करें सर ये करेक्शन होगा? बेटा एग्जाम में पता करने का तरीका है, इसको ऑप्शंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर भी और कोई डेटा नहीं है पॉइंट के अलावा, तो सीधा सीधा करेक्शन होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया 9 सत्ते 63। ठीक, अब 7 गुना 2 कितना होगा? 18। तो 52 के अंदर हम 18 जोड़ देंगे, टोटल हो गया 70। 70 के बाद प्लस लिखा हुआ है 76, यानी कि 76 में अगर बेटा मैं 70 ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 146, यानी 146 यहां से आ गया। इसके बाद वापस अगर मैं देखूंगा तो 78 फिर आगे लिखा हुआ है। तो बेटा 146 से मुझे 78 जोड़ना है, यानी 146 में 78 जोड़ना है।
6 और 8 हमारे पास कितना हो गया है, 6 और 8 हो गया है 14, 4 1, 4 और 1 5, 5 और 7 हमारे पास हो गया बेटा 12, 1 और ये हो गया 224। यानी इस सब पूरे नंबर को सोल्व करने पर सर 224 हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर बेटा 950 में से 224 अगर मुझे घटाना है तो इसको समझो कि यूनिट डिजिट तो कितना आएगा, 6, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। तो 10 में से 4 गया तो 6, इसका मतलब 6 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 726। क्लियर, 950 में से 224 जाता है तो आंसर आता है 726। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान था बेटा। 3 क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन के आए हैं, 2 मैंने सोल्व करा दिए, तीसरा क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मतलब कि आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत इजीली बेटा आप इसको सोल्व कर पाएंगे, कोई खतरनाक या रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब अपना पूरा टॉप लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास दिया गया था अनुपात समानुपात का, रेशो का, है ना। अच्छा, कहीं जगह ये बुक में बेटा मिश्रण में भी लिखा होता है, परंतु सर किसी में भी लिखा हो, बात तो ये कि एग्जाम में आया और हमें डील करना है। अब डील करने के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज बेटा, हमें ये दिया गया है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:14 है, बस, आगे तो पढ़ो मत। और ये देखो कि लड़के और लड़कियों की संख्या पूछा गया है, तो अगर 17:14 है तो आपको पूछा लड़के कितने लड़कियां कितनी है, तो लड़के और लड़की 17:14 में होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये तो 5:26, यानी सर ये आंसर तो हो नहीं सकता। आंसर तो पहला ही दिख रहा है, पर मैं जो गलत आंसर है पहले उनको बता रहा हूँ। अगर बेटा यहाँ कट करोगे तो 5 2 से कितनी बार कट होगा, ये 10 बार, और 2 से 21 बार। सर 10:21 तो ना बोल रहा है, एग्जाम तो बोल रहा है 17:14। सर ये भी आंसर नहीं है। इसको कट करोगे बेटा 2 से 15 बार, इसको 16 बार, सर ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, इसको देखो, जैसे आप इसको 2 से कट करोगे 17:14 हमारा आंसर आ जाएगा, और बच्चे ये टिक कर देते हैं, और बच्चों ने एग्जाम में टिक भी किया था। क्लियर, परंतु अब समस्या ये है कि सर जो इंटेलिजेंट बच्चा था, जो समझदार था, उसने तो ये काम किए नहीं होंगे, उसने तो पूरा क्वेश्चन भी देखा होगा। अगर हम आगे देखें तो स्कूल में कुल संख्या कितनी है, 880 लड़कों लड़कियों की। बेटा अगर मैं 340 में 280 जोड़ूं तो आप इस बात को समझिए कि आंसर आता है 620। यानी इस क्वेश्चन के जो हमारा ऑप्शन ए सही आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लड़के और लड़कियां तो होने कितने चाहिए थे, 620, जबकि हमारे पास यहाँ कितना दिया गया, 880। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके बोनस मार्क्स के अंदर इंक्लूड हुआ था, और इसका आपको बोनस मार्क्स ही मिला था। क्लियर, पर बच्चा कंफ्यूज रहता है, सोचता है कि गलत आंसर आ गया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीजों को समझ जाना है। यानी कि बेटा अगर बात करें तो यहाँ पे जो नंबर है 880 जो लिखा हुआ है, उसकी जगह यहाँ पे आना चाहिए 620। तो यहाँ आएगा बेटा 620, तब आपका जाके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डन, आगे चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मिक्सचर से रिलेटेड है, तो आप देखते जाइए कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन, और जब लास्ट में अपना पेपर खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कितने कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से अपने जो सिलेबस होगा उसको कवर भी कर पाओगे आप लोग। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मिश्रण का है, इसमें आपको दूध और पानी के अनुपात के बारे में कुछ बोला गया है, वो देखते हैं सर क्या बोला गया है। ठीक, चलो देखिए, क्वेश्चन बोला गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:2 है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार तो आपको ये इंग्लिश में दिख रहा है, पर बेटा ये पिछली बार का जो पेपर जो इंग्लिश में आपको दिख रहा है ना, ये इस बार इंग्लिश में नहीं आएगा, ये केवल और केवल हिंदी में ही आएगा। इसलिए मैं इंग्लिश में तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, हिंदी में एक एक वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:2 है, ठीक है सर। और 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो बेटा देखिए दूध और पानी का अनुपात 4:2 है। अब सर मैं 4:2 बोलूं तो इसको कट भी तो कर सकता हूँ, 2:1 भी हो गया। तो सर ज्यादा आसान कर लो, इसको 2:1 में बदल लो। इसका मतलब अगर दूध बेटा 2 है तो जो पानी है वो कितना है, 1 यूनिट है, और दूध 2 यूनिट है।
अब बोला गया कि उसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब पानी तो मिलाया, और पानी जब मिलाओगे तो ये तो देखो कि दूध कितना था, तो दूध को हम टोटल मान रहे हैं 2x, और पानी को बेटा टोटल मान लिया 1x। पानी मिलाएंगे तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 1x प्लस 8। मिलाने पे ही मिला दिया, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 होगा। मतलब इन दोनों का अनुपात लूं 2x बटे x प्लस 8, जिसकी वैल्यू 5:3 यानी कि 5/3 के बराबर है। अब इसको क्या करना है, साधारण तरीके से इसको सोल्व कर लेना बेटा, और x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इधर ले जाओगे तो 6x आ जाएगा, ये उधर ब्रज गुणनखंड होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये 5x प्लस 40 आ जाएगा। जैसे ही बेटा ये 6x के इधर 5x आया, यहाँ सब्ट्रैक्ट होते ही 1x बचेगा जो कि सामने 40 के बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, सो जो x है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 40। वापस समझो क्या बोला गया है, दूध और पानी 4:2, 4:2 का मतलब 2:1 में है। ठीक है, 8 लीटर पानी मिला लिया जाता है। अगर बेटा 8 लीटर पानी मिला लिया जाता है तो टोटल x की वैल्यू ये आ गई पूरा सोल्व करने पर। अब x की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब दूध कितना था बेटा, दूध था हमारे पास कितना 80। ठीक है, और पानी कितना था, क्योंकि पानी हमने ने x माना तो कितना था 40। बेटा यहाँ पूछा गया दूध में मिश्रण कितनी, तो इसको इस ऑप्शन को आप कर लीजिए कितना 40 लीटर। आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा सा है क्वेश्चन। 3 इधर गया 6, ये उधर गया 5x, और 8 पंजे 40, x इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और पानी हमने 1x ही माना था क्योंकि उसी अनुपात में था, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया बेटा कि संपीड़ित ताजे पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बेटा अगर 40 लीटर का कोई मिश्रण आपके पास है, 40 लीटर का अगर कोई मिश्रण है तो उसमें 10% पानी का मतलब साधारण सी बात हो गई 4 लीटर पानी है। देखिए बेटा अपन इनको बहुत और तरीके से कर सकते हैं, पर चूंकि ये जो सिलेबस है ये 8वीं क्लास का सिलेबस दिया गया है, इसलिए मैं आपको एक एक डेटा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो अगर 40 लीटर में 10%, तो 40 का 10% होता है बेटा 4 लीटर, तो 4 लीटर हमारे पास क्या है, पानी है। अगर 4 लीटर पानी होगा इसका मतलब कि 36 जो लीटर है वो हमारे पास दूसरा जो भी मिश्रण में है वो चीज होगी भाई। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। ठीक है, 25% ही पानी कवर करे, तो इसमें कितना मिलाया जाए सर पता नहीं। अब देखो आपको बोला गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 25% हो। इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, अ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए compressed fresh water contain 10% water, how much water should be added to it so that the new mixture contain 25%, जो कि 25% ही पानी को कवर करता हो। समझ रहे हैं बात को, चलिए। तो अगर बेटा मैं इसमें बात करूं तो पानी अभी केवल कितना है 4 लीटर यानी 10% है। तो अगर मैं एक काम कर दूं, क्या काम कर दूं सर, कि अगर मैं इसमें x लीटर पानी और डाल दूं, ठीक है, x लीटर अगर मैं पानी डाल दूंगा, पहले 40 लीटर का सॉल्यूशन था इसमें x लीटर पानी डाल दिया, तो इस पूरे मिक्सचर का 25% वो आज हो जाना चाहिए। तो वो आज कितना होगा बेटा, x तो आपने पानी डाला ही डाला, और पहले 4 लीटर ऑलरेडी था, यानी ये दोनों बात बराबर होगी कि नहीं होगी। कहने का मतलब पहले 40 था, अभी हमने x डाला तो टोटल हो गया 40 प्लस x मिक्सचर हो गया, उसका 25% पानी होना चाहिए। तो पानी 4 लीटर तो था ही था, x हमने और डाला था तो ये पानी होना चाहिए, तो पानी पानी के बराबर है। ठीक है, पानी से याद आया बेटा वो मूवी देखी है भूल भुलैया, भूल भुलैया में देखा होगा आपने, पानी वो वाला पानी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखिए 25% का मतलब बेटा 1/4, यानी कि मैं इसको कट करके 1/4 कर लेता हूँ, ये आ गया 1/4, 4 गया उधर, 40 प्लस एक्स बराबर 4x प्लस 16। अब बेटा ये x इधर जाएगा, ये 16 इज्जत से इधर आएगा, 16 जैसे आया यहाँ पर 40 में से 16 गया, आपके पास 24 बच गया है। और तो बेटा ये इधर पक्षांतर होता है तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक में बदलती है, आप सब जानते हैं। तो जब x उधर जाएगा तो 4x में से x गया तो 3x बचा, तो ये 3x हो गया। और x के जो मान आ गया बेटा 3 से 24 कट कर लूंगा 8 बार, 8 के 24, x की वैल्यू कितनी आई 8 आई। 8 का मतलब क्या है, आपने नया मिक्सचर कितना डाला था, पानी 8 लीटर डाला था,
तो यहाँ पर 8 का मतलब ये वाला ऑप्शन है बी, 8 लीटर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एवरेज का बिल्कुल ही बेटा बहुत ज्यादा छोटे और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इन क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर पाएंगे। 3 नंबर का एवरेज 24 है, ठीक है सर, और 3 नंबर का एवरेज 24 है। तो हम आगे बात करते हैं। दो संख्या 22 और 34 है, तो तीसरी संख्या बताओ। अब सर 3 नंबर का एवरेज है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ दो, और सर तीसरी को x मान लो, 3 का भाग दे दो, एवरेज 24 है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 24 × 3 बेटा हो जाएगा कितना, 48, सॉरी 72, 72। और जब आप 34 में 22 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 56। तो 56 प्लस x बराबर 72। अब बेटा x की वैल्यू के लिए आप क्या करना पड़ेगा, 72 में से कितना घटाना पड़ेगा, 56। चलिए 56 में से 72 घटाते हैं। तो बेटा 56 और 4 60, 10 16, 14 और 2 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और x की वैल्यू 16 आ गई, इसका मतलब जो तीसरी डेटा था वो कितना था, 16 था। बेटा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बहुत ही स्मूथली डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ बेटा एवरेज रिलेटेड ये क्वेश्चन तो दिया है, बट एवरेज रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ दिया गया था। इस क्वेश्चन में अपने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अकॉर्डिंग टू कांस्टेबल, है ना, जो कि कभी कभी एसआई में भी पूछे गए हैं। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, 2 सेकंड बच्चों, थोड़ा सिस्टम शायद हो सकता है हैंग हो गया हो, या एक्सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा सेव कर रहा है फाइल को। और बताइए बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। जब तक ये प्रिपेयर होता है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा, कि ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग इसको पढ़ तो रहे हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी जो हम लोग कनेक्ट करें अपने आप से, वो डेली कंटिन्यूटी डेली होनी चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, अगर लगातार हम लोग नहीं करेंगे तो आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप भी डेली वीडियोस को देखते रहें, और डेली जो क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक कुछ 3-4 क्वेश्चंस जो बच्चे छोड़ देते हैं उन पर फोकस करते रहें साथ ही साथ इस क्लास में। ठीक है, चलिए व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा तो बेटा एक्सपोर्ट से याद आया एक चीज और, कि आपके जो एमपी कांस्टेबल का जो पेपर है ना बेटा, उसमें इंग्लिश तो है नहीं, है ना। और कल एक मैसेज भी मेरे पास आया था हमारे यूट्यूब पे, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें एक स्टूडेंट को बेटा ये भी डाउट था कि सर जो आप बता रहे हैं नोटिफिकेशन में, तो उसमें जो टेक्निकल स्टूडेंट है, मतलब टेक्निकल मतलब कांस्टेबल स्टूडेंट जो कि टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, रेडियो वाले ऑपरेटर के लिए, तो सर उनमें केवल 12th भी चलेगा क्या, बेटा 12th तो होना कंपलसरी है ही। उसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे कि 2 साल का ये पाठ्यक्रम आपको चाहिए, वो भी होना जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि हम 12th पीसीएम से तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं, वो भी होना कंपलसरी, उसके साथ ही साथ यानी एडिशन में है, एक्स्ट्रा काम आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था। दूसरा एक और क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे को भेजा था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जो स्टूडेंट टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका फिजिकल होगा क्या। बेटा फिजिकल तो होगा, पर आपके मार्क्स उसके अंदर ऐड नहीं होंगे। मतलब ये है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 40 में से 8 नंबर लाना बस कंपलसरी है। समझ पा रहे हैं, 8 नंबर का मतलब 40 का 20% आपको नंबर लेके आना है। अगर आप 40 में से 8 नंबर आ गए आपके रनिंग में तो आपको माना जाएगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसे गोला फेंक में भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ओ डेटा के बारे में बात करें तो वहां पर भी एक क्वालिफाइंग नेचर का। क्लियर है। चलिए, तो जो क्वालिफाइंग नेचर चल रहा है, ये क्वालिफाइंग नेचर जो है वो इस तरह से, मतलब ऐसा है कि आप बस इतनी मेहनत कर लो कि उस पेपर को, उस वाले पार्ट को क्लियर कर पाओ, फिजिकल वाले को। ऐसा नहीं कि आप दिन रात 24 घंटे फिजिकल में लगे हो, बेटा टेक्निकल वालों को तो पेपर में तैयारी करनी है। अच्छा टेक्निकल वाले जो बच्चे होंगे उनका भी मैं आप पेपर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। देखिए ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। और अब देखते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो आपके पास 8 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बेटा देखो अभी तो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, डायरेक्ट भी बता दूंगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या मान लिया जैसे बेटा पहली x है तो दूसरी क्या होगी x+2, फिर होगी x+4, फिर होगी x+5, सॉरी x+6, फिर होगी x+8। एक तो तरीका है कि अपन ऐसे मजदूरों की तरह इस क्वेश्चन में काम कर लें, है ना। पहले मैं काम करके बता देता हूँ। फिर हमने देखा कि सर इसका औसत कितना है 8 है, तो 5 संख्याओं को 5 का जोड़ो और 5 का भाग दो, और सर फिर हम 8 लिखें और x की वैल्यू पता करें। वो काम हमें अब एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले मैं इसको आपसे करके बता देता हूँ। देखो इसको अगर आप जोड़ोगे ऐसे, ये हरकत अगर आप करते हो तो ये आ गया 5x, 4+2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 बेटा आ गया 20, बराबर 8 पंजे 40। तो 5x 40 में से 20 गया तो 20, तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो सबसे छोटी संख्या पता कीजिए सर 4, ये ठीक तो कर देंगे। पर हम ये टाइम बर्बाद ना करें एग्जाम में, तो क्या करें, देखो डायरेक्ट समझो। आज के बाद अगर आपको कुछ भी बोला जाता है, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आपको विषम, सॉरी हाँ सम ही हो या विषम हो, क्रमागत 5 संख्या बोली गई है, ऑड नंबर बोले गए हैं। तो अगर आपको ऐसा बोला गया है तो आप सीधा सीधा देखिए कि 5 संख्या थी, तो जो उसका औसत होगा वो बेटा हमेशा x+4 होगा, मतलब एक कम होगा, ठीक है। कितना होगा, एक कम होगा, यानी x+4। तो हमारे अकॉर्डिंग तो औसत x+4 होना चाहिए, और एग्जाम में बोल रहा है 8 होना चाहिए। बेटा ये देखो x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 4, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और एक ये जो बेसिक तरीका जिससे हम करते हैं वो तो वेल गुड ही है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं अपन 9th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन इतना सा कह रहा है कि सर एक कक्षा में 55 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर बेटा 55 विद्यार्थी हैं और औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 7700 सेंटीमीटर। सर कैसे, जीरो आया, 14 पंजे 70, जीरो 7, 14 पंजे 70 और 7 77। इसके बाद 10 छात्र बेटा आपके पास आए और जिनकी औसत लंबाई 130 सेंटीमीटर है, तो ये हो गए 1300 सेंटीमीटर। बेटा ये लोग तो चले गए क्लास छोड़कर, है ना, ये मान लो साहब ये चले गए। इनकी जगह आए कौन, 15 बच्चे आए जिनकी हाइट जिनके लंबाई है वो कितना है 150 सेंटीमीटर। तो अगर 150 सेंटीमीटर है तो बेटा आपके टोटल 2250 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट और आ गए, यानी कि ये दोनों तो जुड़ेंगे और ये उसमें से क्या होगा घटेगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 55 छात्रों की औसत लंबाई 140 है, यदि 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 है वो कक्षा छोड़कर चले जाएं तो 130 का माइनस कर लेंगे, और 150 सेंटीमीटर औसत लंबाई के 15 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाएं तो बिल्कुल सर शामिल कर लेंगे तो प्लस कर लेंगे। तो कक्षा का नया औसत कितना होगा, अब देखिए बेटा 55 बच्चे थे, 10 गए 45 बचे, अब 15 और आ गए तो 45 और 15 कितना 60, टोटल 60 बच्चे हो गए। तो इनका औसत कितना आएगा बेटा 7700 में आप जोड़ लेंगे 2250 और उसमें से घटा देंगे 1300, ठीक है, उसमें भाग देंगे किसका 60 का। तो देखिए सबसे पहले हम वही काम करते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, ज्यादा आसान सा लग रहा है। इसी को घटा लेते हैं, 50 में से जीरो जाएगा तो बेटा 50 तो बचेगा बचेगा, और 22 में से हमारे पास 13 गया तो 7 और 2 9 बचेगा। 950 हम जोड़ेंगे कितना 7700 में से, और उसमें से भाग किसका देंगे 60 का, ठीक है। तो जीरो और ये 5 तो जुड़ ही जाएगा बेटा, और 9 और 7 कितना हो गया भाई हमारा हो गया 16, यानी कि 86 यहाँ पर आ जाएगा। और अब भाग किसका दे दोगे आप 60 का, तो जीरो से जीरो गया, 6 से बेटा भाग देना स्टार्ट करेंगे, 6 कम 6 बचेगा यहाँ 2, 6 चौक 24, ठीक है, बचा फिर 2, 6 चौक 24, यानी कि 144.16 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, बाकी अभी तक इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना बेटा, वो बहुत अच्छी है लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है देखिए, 3 लड़कियों PQR का औसत वजन 92 किलोग्राम है। ठीक है सर, तो हम बोल लेते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर 92 इंटू 3 के होंगे। ठीक है, चलिए। एक अन्य लड़की एस इस समूह में शामिल होने से अब औसत वजन 88 हो जाता है। इसका मतलब बेटा P प्लस Q प्लस R प्लस S से 88 वजन हो जाता है। कितने होगा? 4 का, तो 4, क्योंकि 4 का भाग दे दो, चाहे गुणा कर दो। ठीक। यदि एक अन्य लड़की T जिसका औसत वजन S से 3 किलोग्राम अधिक है, Q की जगह आ जाती है। इसका मतलब P तो है ही है, R है ही है, S है ही है, Q की जगह कौन आ रहा है? T। और जो T है वो उसके बारे में बोला गया है कि बेटा जो T है वो S से 3 किलोग्राम अधिक है, तो T की जगह S प्लस 3 ही लिख लो, काम खत्म। बराबर टोटल कितने लोग हो गए बेटा? 4 लोग। ठीक, तो पी आर एस टी का औसत वजन 87 होता है, नहीं 87 गुना 4 हो जाता है। तो Q का एग्जैक्ट वजन आपको पता करना है, किसका? Q का। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं पी क्यू आर के बारे में, तो पी क्यू आर जो है वो 92 गुणा 3 यानी कि 3 गुणा 2 6, 9 गुणा 3 27, 276 है। तो पी क्यू आर अगर बेटा 276 है तो इसमें से घट जाएगा, इसको गुणा करता हूँ, 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ोगे तो 35, यानी 352 में से दो ये वाला घटा दो, एस बच जाएगा। तो मैं 276 घटाना चाह रहा हूँ। सर 12 में से 6 गए तो 6, 14 में 7 गए तो 7, तो 76, यानी बेटा एस जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76। अच्छा सर, अगर एस की वैल्यू 76 आ गई, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपको बोला गया है कि क्यू के बारे में बात कीजिए, तो एस की अगर 76 है तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं पी प्लस आर की। क्यों? क्योंकि एस प्लस एस यानी 2s इंटू प्लस 3, तो 76 और 76 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 76 प्लस 76 प्लस 3, तो 6 6 12, 12 और 3 कितना? 15, 15 5 1 जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 155। कौन? P प्लस आर प्लस 155 बराबर इन दोनों गुणा करेंगे, तो बेटा ये तो हो गया 7 चौक 28, 8 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया? 34। अब हमें ये तो मिल गया, देखो P और R, ये कैसे मिलेगा? उधर ट्रांसफर होगा। जब ट्रांसफर होगा तो 8 में से 5 गया बेटा 3 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि P प्लस R जो है वो 193 किलोग्राम के आपके पास होंगे। अब देखिए P प्लस R अगर 193 किलोग्राम के हैं, तो सर PQR में देखो, PQR में P प्लस Q प्लस जो R है वो 276 किलोग्राम के हैं, और आप बोल रहे हैं सर P प्लस R 193 के हैं, तो ये P प्लस जो R 193 का उसको घटा दो, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 276 माइनस 193। ठीक है, 27 में से 19 गए तो कितने बचे? 8, यानी कि और इधर बचा 3। हम ये कह सकते हैं सर कि जो Q है वो 83 किलोग्राम का होगा। क्लियर? चलिए आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये लीजिए बेटा, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। करना क्या है सर? कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है। हाँ, 6 गुणन 3 18, 180 माइनस 4 चौक 16, 108 और ये 40, खत्म, आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे आते हैं। ये भी देखिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन से अब आ गए। ये जो बंटवारा है ना बेटा पैसों का महिला और पुरुषों में, इस बंटवारे का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, आपको बोला गया है 41 रुपए की जो धनराशि है उसको, 41 रुपए की धनराशि को 50 व्यक्तियों में बांटा गया है। 50 व्यक्तियों में, प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा और प्रत्येक महिला को 65 पैसा। इसका मतलब व्यक्तियों में कुछ तो पुरुष और कुछ महिला है। अब पुरुष कितने हैं बेटा? पुरुष मान लो M और फीमेल कितनी? F। टोटल इनका एडिशन कितना है? 50। पहली बात तो ये। दूसरा, प्रत्येक पुरुष को 90 पैसे मिल रहे हैं, तो टोटल पैसे कितने होंगे? 90 गुणा M, इतने पैसे, प्लस एक महिला को 65 पैसे मिल रहे हैं, तो F महिला को कितने मिलेंगे? 65 F पैसा। और इनको टोटल जोड़ दूं तो बेटा जोड़ने पर टोटल पैसे कितने होंगे? 41 रुपये होंगे। पर 41 रुपये में पैसे तो बताओ सर, 41 रुपये में पैसे का मतलब 4100 पैसा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब आपको बोला गया है पुरुषों की संख्या बताइए। अब देखो बेटा, पुरुषों की संख्या बताना तो ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सीधा सीधा सा सरल रेखीय समीकरण
है ना, लीनियर इक्वेशन बनी है। अब चूंकि सर ये मेल पता करना तो फीमेल को हटाना है यहाँ से, तो अगर इसका कोएफिशिएंट 65 है तो इसको 65 से गुणा कर दो, तो बेटा 65 m प्लस 65 फीमेल बराबर, हम क्या करेंगे 65 को किससे गुणा कर देंगे बेटा 50 से, तो 5 गुणा 5 25, 2 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 3250 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा देना है, तो यहाँ से ये और ये बेटा ये आएगा माइनस का 25m, और ये तो क्या बचा 0 कट ही गया, और माइनस यहाँ देखो 4100 में से आपको 3250 घटाने हैं, तो 3250 को कुछ समय के लिए आप 3300 मान लो, तो बेटा 4100 में से 3300 जाएंगे तो बचेंगे कितने 800, और 50 आपने एक्स्ट्रा माना था, तो टोटल कितना आ गया 850। पर आएगा कितना बेटा नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल सर नेगेटिव साइन तो आना ही आना है। ठीक, चलिए अब बेटा जी माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 5 से आप कट कर सकते हैं 3 बार, और 5 से इसको कट कर सकते हैं 17 5 85 170 बार, फिर 3 से कट कर सकते हैं 3 पंजे 15 और 3 6 18, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 5 2 30 और 2 32, बिल्कुल सही है भाई 5, और ये हमारे पास कितना बचा 0 8, बिल्कुल 850, और यहाँ पे बचेगा बेटा 30 तो 25, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में ही एरर है, और एरर किस चीज की है आपको मैं बता देता हूँ बेटा, एरर केवल इतनी सी चीज की होगी, जो पैसा है ना ये वाला पैसा, ये पैसा नहीं दिया गया होगा, और ये जो पैसा है ये 65 पैसे की जगह शायद 60 65 होना चाहिए था, ताकि आपका आंसर आ जाएगा, बट हमें उससे तो मतलब है ही नहीं, हमें तो बस कैलकुलेशन चेक करनी है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जैसे अगर 3 से आप कट करोगे तो मेल कितना आएगा 170/3। ठीक है, चलिए ये आपने 5 से कट किया 17 5 50। अब देखिए 3 6 18, तो 60 के नियर अबाउट आएगा, इसका मतलब ये 60 तो आ नहीं रहा, और आ रहा किस में पॉइंटों में। ठीक है, अगर पॉइंटों में आ रहे में से कोई नहीं तो बेटा आप ई लिखकर नन ऑफ दिस लिख लीजिएगा। ये वैसे आपको बोनस मार्क्स के फॉर्मेट में मिलेगा ही मिलेगा, बट आप लोग इसको नन ऑफ दिस कर सकते हैं, मतलब आपकी तैयारी के लिए। क्लियर है, बाकी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में एग्जाम में जो पेपर दिया गया था उसमें यहाँ पर कुछ एरर थी, तो 65 को आप 60 या 55 जो भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा, है ना, अदरवाइज आप लोग इसको छोड़ भी देंगे तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे भाई। आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था बेटा मैं कि जो एवरेज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब एवरेज विद डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, उसके ऊपर बेस्ड है। देखिए आपको बोला गया कि 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है सर, 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, और 21 में उसने 137 रन बनाए, ठीक है सर, तो उसका औसत 4 रन से बढ़ गया, तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूँ कि 20 पारी में उसने कुछ औसत बनाए, उसका औसत x मान लो, ठीक है। अब 21वीं पारी में उसने क्या बनाया 137 रन बनाए, तो उससे उसका औसत कितने से बढ़ गया 4 से। अब ये मानो कि 21वीं पारी में भी अगर बेटा उसने x रन ही बनाए होते तो क्या औसत बढ़ता, क्या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ता, संभव ही नहीं है बढ़ जाए, ठीक है। अगर 21वीं पारी में भी x रन बनाए होते तो औसत नहीं बढ़ता, यानी उतना ही रहता, परंतु चूंकि औसत बेटा 4 से बड़ा है, इसका मतलब जो 21वीं पारी थी उसमें आपने ज्यादा रन बनाए थे औसत से ज्यादा। अब कितने रन बनाए थे सर, औसत 4 से बढ़ा, और औसत 4 से कब बढ़ता है जब सभी में 4 4 की वृद्धि हो, यानी 21 लोगों को जो रनर है 21वीं पारी में इतने रन तो बनाए कि जितने पहले उसने बनाए थे, और इतने एक्स्ट्रा रन बनाए कि सभी पारियों को 4 4 रन दे दे, यानी कि 21 गुणा 4 84, यानी कि 84 रन इसने पिछली एवरेज से ज्यादा बनाए, यानी कि इसने x प्लस 84 रन बनाए होंगे 21वीं पारी में, ये हम लोग कह रहे हैं। और परीक्षा वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भैया इसने 137 रन बनाए हैं। क्लियर, यानी कि x प्लस 84 बोलूं या 137 बोलूं दोनों एक ही बात है। अच्छा सर दोनों एक ही बात है तो x की वैल्यू पता कर दो। x की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे 137 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, बिल्कुल 53 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा कितनी होगी हमारे पास 53। अब आपको पूछा क्या गया है 21वीं पारी के बाद औसत बताना है, बेटा ये औसत तो मैंने पहली 20 पारी का पूछा था, और 21वीं पारी के बाद तो औसत 4 से बढ़ गया,
अब सिंपल इस बेटा इसमें 4 ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आंसर 57 तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर एवरेज जो है दैट इज 57। जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जी भाई ये क्वेश्चन आपका बोनस मार्क्स था भाई। बोनस मार्क्स कैसे था वो देखो सर। बोनस मार्क्स ऐसे था कि यहां बोला गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 31 से विभाजित है। बेटा 31 से कोई संख्या विभाजित है ही नहीं, मजे की बात ये है ना। अच्छा सर रूल बताओ। रूल तो कुछ नहीं है बेटा, लास्ट के जो 3 डिजिट उनको अगले नंबर डिजिट के साथ जोड़ करके देख लो 31 का रूल। और ये चीज देखनी है तो हमारे बहुत ही चैनल के जो हम क्लासेस ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह, वहां पे आपके आके इसके पूरे रूल देख सकते हैं, सारे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, चलिए तो अब बात ये है कि सर है ही नहीं, हम लोग पता कैसे लगाएंगे। हम लोग क्या सबको डिवाइड करेंगे? तो बेटा मजदूरों की तरह डिवाइड करना है ही नहीं। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर पर। ठीक है, तो आप वहां विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो 31 से कोई भी डिविजिबल नहीं है और इसलिए बेटा ये जो क्वेश्चन था वो बोनस मार्क्स में आपको एग्जाम में मिला है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए संख्या पद्धति का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि बेटा सच बताऊं तो ये एसएससी में दिया जाने वाला क्वेश्चन है जो कि वर्षों तक दिया गया है। मतलब और एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पेपर में भी ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आया हुआ है कुछ नहीं बस सीधा सीधा सा है कि अगर ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, अगर ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। अब सर 2a प्लस 3b का मान कीजिए, 12 का भाग देने थोड़ी ना लगेंगे, नहीं बेटा। इसका मतलब समझो बेटा, एक रूल ये कहता है अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है ना तो उसके को प्राइम फैक्टर, यानी कि को प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, उससे भी डिविजिबल होनी चाहिए। और सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी दो संख्या का गुणनफल जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मैसफ एचसीएफ एक हो। तो देखो 12 को 3 गुना 4 में तोड़ सकता हूँ ना, इस संख्या में अगर 12 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 और 4 दोनों का भी भाग जाना चाहिए, तभी 12 का भाग जा सकता है। चलिए तो पहले मैं 4 का भाग देता हूँ और 4 के भाग का रूल ये कहता है कि बेटा लास्ट की जो दो संख्या वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। बेटा बी यहाँ पे कितना है, बी की जगह अगर 0 आए तो लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित है। बी की जगह बेटा 4 आए तो भी ठीक और 8 आए तो भी ठीक है, काम चलेगा। अब बात करते हैं सर 3 से डिविजिबिलिटी रूल। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, इसलिए ध्यान रखना बेटा। एमपी के जितने भी अपने स्टेट के पेपर है उनको क्रैक करने के लिए मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब 3 से कैसे क्रैक करना है बेटा, ऐसा जोड़ना नहीं है सबको मजदूरों की तरह, बस बस कट करो। 3 से 3 6 गया, 5 और 4 9 गया, यानी 3 से कट हो रहे हैं। 8 और 7 15 भी 3 से गया, बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ आपने 0 माना था, ठीक है भैया 0 माना था। अच्छा 4 भी था 8 भी था, एक बार हम 0 मान रहे हैं बेटा। अगर एक बार मैं 0 मानू तो यहाँ पर 7 में कितना जोड़ू कि 3 से विभाजित हो 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे 4 और 8 भी तो था, आपने 0 ही क्यों माना? क्योंकि बेटा 4 और 8 तो सही बात है, पर अगर 4 और 8 में यहाँ रखूंगा तो इसकी वैल्यू 4 से बड़ी हो जाएगी और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 4 से बड़ा हो, केवल कौन सा है 7। और 7 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 4 रखते ही 4 गुना 3 12 हो जाएगा जो कि 7 से बड़ा है। तो हम ये लॉजिक तो लगा सकते हैं कि जो बी है ना बेटा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी यहाँ 0, और बी 0 आता है ये कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 कितना 0, तो 3 से विभाजित है। इसका मतलब ए की वैल्यू तो 2 रखनी है और बी की वैल्यू 0 रखनी है। जैसे बेटा आप ये वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0, 2 गुना 2 4, 4 प्लस 0 बराबर 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा आने लायक क्वेश्चन है, कॉन्स्टेबल लाइक नहीं है ये, ऐसा ही वगैरह लाइक है पर आपको कॉन्स्टेबल में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। इसका मतलब बेटा अगर मैं वर्तमान में बेटे को x मानूं तो पिता कितना होगा 3x, आज की बात है। अच्छा तो सर बोला गया था 5 साल पहले पिता की उम्र, यह x इस तरह से हो जाएगा। अब इस बात को समझो, इस बात को समझो कि बेटा जो फादर है ना वो आज
सन का 3 गुना है, f बराबर 3s लिख लो, सबसे बेस्ट तरीका। पहला काम खत्म। अब इधर आ जाओ बेटा, 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। 5 साल पहले अगर आज फादर s का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, f माइनस एस। ठीक है। अच्छा, और आज बेटा सन s का है तो उससे 5 साल पहले कितने का होगा, s माइनस 5। और 5 साल पहले 5 गुना थी, अगर पिता 5 गुना तो बेटा इसको 5 गुना कर लो, बस बात खत्म। दो सीधे सीधे से समीकरण है, कोई माथाफोड़ी वाला काम नहीं है। इसको सोल्व करोगे, एस की वैल्यू रखोगे, आपके पास बेटे फादर की वैल्यू रखोगे, बेटे की उम्र निकल जाएगी। क्लियर है सर, कैसे निकल जाएगी? देखिए, एफ जो है उसकी जगह 3s है ना, ये एफ की जगह 3s रख लो, बाकी 3s है, ये 5 है, ये भी बेटा 5 है, ये s है और ये 5 है। एक ही समीकरण बचा है, एक ही एस है, सुपुत्र की वैल्यू आ जाएगी। तो इनके जो सुपुत्र हैं उनकी वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो भाई, 2 सेकंड का काम। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा बोला गया है 10 सेंटीमीटर गुणा 15 गुणा 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। बॉक्स बनाने का मतलब क्या है? बॉक्स बनाने का मतलब घनाभ बेटा, जैसे ये है ना, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वास्तव में बॉक्स का ही तो डायग्राम है ना, दैट इज नोन एज क्यूबॉइड घनाभ जिसे कहते हैं। तो और आपको बोला गया है इतने आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। मतलब अगर ये बॉक्स बना दिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास दी हुई है, तो इसके लिए कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। कार्डबोर्ड का मतलब गत्था जिसे हम कहते हैं। बेटा ये खुलेगा तभी तो उसका क्षेत्रफल पता लगेगा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा साधा सा है 2LB प्लस BH प्लस LH, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे सर, सिंपल सा L की जगह 10, इसकी जगह 15 वैल्यू पुट करेंगे और आंसर बता देंगे। मैं करके बता देता हूँ फटाफट से। बेटा 10 गुना 15 ये आ गया आपके पास 150, काम खत्म। इसके बाद 15 गुना 8 120, इसके बाद L गुना H 10 गुना 8 80, 120 में 80 200, 200 में 150 जोड़ेंगे तो 350, 350 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 700। बहुत इजीली 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, टाइम एंड वर्क वाला बेटा क्वेश्चन है, मतलब टाइम एंड वर्क से भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो देखिए आपको बोला गया है ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन साथ काम करते हैं और सी काम छोड़ के चला जाता है, तो बच्चे काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं। बेटा देखिए, ए जो है उस काम को 50 दिन में करता है, बी जो है 75 दिन में करता है और सी जो है वो 20 दिन में करता है। ठीक है, तो किसको करता है उस काम को सर, टोटल काम क्या था सर, हमें तो पता ही नहीं है टोटल काम क्या था। अगर टोटल काम नहीं पता होता तो बेटा आप कुछ भी जो मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया बेटा 300 यूनिट, इसका एलसीएम भी आप ले सकते हैं। अब ए 50 यूनिट करता है 300 यूनिट करता है 50 दिन में, तो बेटा एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट पर डे। 75, 300 में 75 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो बी करेगा 4 यूनिट पर डे। अगर बेटा मैं 20 का भाग दूंगा तो जाएगा 15, तो 15 यूनिट पर डे। ठीक है, चलिए अब आपको बोला गया बेटा तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन तक। तो 6 और 4 10, 10 और 15 कितना हो गया हमारे पास 25, यानी तीनों मिलकर 25 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर 25 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं तो बेटा इस बात को समझिए कि उनको काम कितना करना है, उनको 4 दिन तो करना है, तो 25 चौक 100, तो 4 दिन में बेटा 100 यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 100 यूनिट यहाँ पर 4 दिन में कंप्लीट हो गया। टोटल 300 यूनिट था तो बचा कितना, 200 यूनिट। अब 4 दिन के बाद बोला गया कि सर फिर सी काम छोड़ देता तो काम कौन करेगा, ए और बी। अब बेटा ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 6 यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है, दोनों एक दिन में 10 यूनिट करेंगे और करना कितना, 200 यूनिट। एक दिन में बेटा 10 रोटी खाते हैं तो 200 रोटी कितने दिन में खाएंगे, 20 दिन में, यानी कि 20 अगले 20 दिनों में ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा सा कैलकुलेट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा, समझना।
रीजनिंग का मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिक, हल्का सा लॉजिक लगाना, पेन नहीं चलाना। कि कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम है। ठीक है सर। और जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन कितना है? 5.5। इसका मतलब समझो बेटा, कोई बॉक्स है ना, पूरा भरा है तो उसका वजन कितना? 8.5। और आधा भरा है तो उसका वजन कितना? 5.5। मतलब जो बाकी का आधा खाली है वो कितना वजन रखता होगा बेटा? इन दोनों का वजन वो 3 किलो रखता होगा वजन। अगर आधा 3 किलो रखता है तो बाकी आधा भी कितना रखता होगा? 3 किलो। और यानी कि जो रेत है ना वो टोटल कितने किलो है? 6 किलो इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है। परंतु आपसे रेत का वजन नहीं पूछा, आपसे खाली बक्से का वजन पूछा है। तो अगर टोटल पूरा जो वजन है, मैं बोलूं कि बेटा जो रेत है वो 6 किलोग्राम की है। रेत कितने की है? 6 किलो। 6 किलो का मतलब समझना, 6 किलो तो टोटल है ना? टोटल कितनी है? 6 किलो टोटल है। अब उसमें से 3 किलो तो बेटा ये है और 3 किलो ये है। अब आपको बोलते हैं खाली बक्से का वजन बताइए। तो जब 3 किलो था तब आपका वजन कितना था? सॉरी, पूरा भरा था तब वजन कितना था? 8.5। तो इसमें से बस बेटा आप रेत को घटा दो, यानी 6 को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 2.5। यानी रेत को घटाते ही जो वजन आएगा वो किसका आएगा? बक्से का, बॉक्स का। तो बॉक्स हो गया बेटा 2.5 किलोग्राम का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ओके, देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करके देंगे। और बहुत ही इजी सा है, बता भी देता हूँ। 1200 इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दिख रहा है बिना पेन पेपर चलाए। देखिए क्या कह रहा है कि राम जो है उसको 100 मीटर प्रति मिनट की दर से तिरछा चल के आयताकार क्षेत्र को पार करना है। मतलब बेटा ये आयत है। तिरछा चलने का मतलब वो डायगनली यानी विकर्ण पर चलने की बात कर रहा है। ठीक। तो 100 मीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट के अंदर आप कितना चलते हैं? 100 मीटर चलते हैं, ऐसा कह रहा है। और 30 सेकंड आपको लगे तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में अगर आप 100 मीटर चल रहे हैं तो बेटा 30 सेकंड में कितना चलेंगे? 50 मीटर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक चलने में 50 मीटर की जरूरत है। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो विकर्ण है ना डायगोनल, वो 50 मीटर लंबा है। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है। शाम 105 मीटर प्रति मिनट की दर से किनारे पर चलता हुआ 40 सेकंड में उसी क्षेत्र को पार करता है। तब देखिए जो श्याम जी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो 105 मीटर चलते हैं 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 105 मीटर चलते हैं। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेंगे? 105 बटे 60 मीटर। और चलाना कितना है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में कितना चलेंगे? 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 का दूना 70। यानी 40 सेकंड में 70 मीटर चलेंगे। अच्छा 70 मीटर चलेंगे तो आपको क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि यहां से आपको यहां तक जाने में भैया 40 सेकंड का समय लग रहा है। इसका ना यहां से तक यहां तक जाने में भैया हम लोगों को कितना जरूरत है? 70 मीटर चलने की जरूरत है। क्लियर। चलिए, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अब यहां पर आपके आप स्टक हो जाएंगे, सर क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं? तो इस बात को समझो बेटा, अगर ये 50 है और यहां से लेकर यहां तक पूरा 70 है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। तो ये एक लंब और एक आधार होता है। क्लियर है। अच्छा, तो अगर मैं इसको देखूं 50 को, तो 50 को देखते ही मुझे एक ट्रिपलेट याद आएगा 3 4 5। और याद आते हैं अगर मैं 30 40 50 करूं तो बेटा ये भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसका वर्ग बाकी दो छोटी संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। और बेटा 3 4 5 से इनफाइनेट अनंत ट्रिपलेट बन सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दूं ना तो 3000 4000 और 5000 भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे ही 340 ट्रिपलेट होगा। तो इसको मान लो 30, इसको मान लो 40। 340 कितना? 70। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 40 गुणा 30 कितना हो गया? 1200 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 26 क्वेश्चन का आंसर, 1200 मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एज से रिलेटेड बेटा एक और क्वेश्चन अपने पास आया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा मैं इसको सोल्व करके समझाता हूं। विवेक ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक थी। इसका मतलब जब पुत्री 0 थी, है ना, तो पिता कितना था वो पता करना है। और बोला गया है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु, और पुत्री की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक है।
तो वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक थी, यानी जब पुत्री 0 की थी तब पिता x प्लस 15 के थे। ठीक ठीक है, ये वर्तमान है पुत्री की बेटा। यदि विवेक की आयु, वर्तमान आयु 35 वर्ष है, इसका मतलब बेटा आज के बारे में बोला गया, आज इसकी 35 वर्ष है, तो अगर पुत्री 0 से x हुई तो पिता x प्लस 15 से x और बढ़ेगा, यानी 2x प्लस 15 हो जाएगा बेटा। ये वर्तमान आयु हो गई पिता की, जो कि किसके बराबर है, 35 साल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 15 35 में से 15 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 20, तो 2x बराबर कितना 20, x बराबर कितना 10। इसका मतलब पुत्री आज 10 साल की है भाई, और पुत्री अगर 10 साल की है तो जब पुत्री पैदा हुई थी उस समय पिता की जो उम्र थी वो 10 प्लस 15 यानी 25 वर्ष थी। अब बोला गया है 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। अगर बेटा आज 10 साल की है तो 5 साल जोड़ लूंगा, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत आसान था बेटा, इतना टिपिकल नहीं है, बस इस ये जो कैलकुलेशन मैंने बोली है इसको थोड़ा सा नोटिस करना, इजीली डील कर पाओगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस अब हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। एक और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, आयु, एवरेज और मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र में रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है। पुत्री की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी बेटा अगर मैं बात करूं कि फादर और सन की जो रेशो है 3:1 है, और उनकी आयु का गुणनफल 147 है, और उनकी आयु 1x और 3x मान लेता हूं, इन दोनों को गुणा करूं तो 147 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर 3 से कट करूंगा बेटा 4 49 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अब बेटा सीधी सी बात है कि अगर x की वैल्यू 7 है तो आज पिता कितने का है 21 का है, और पुत्र कितने का है 7 साल का है। 5 वर्ष बाद तो 21 में 5 जोड़ लूंगा कितना जाएगा 26, और 7 में 5 जोड़ लूंगा कितना जाएगा बेटा 12, यानी कि सर उनकी उम्र 26:12 होनी चाहिए। बेटा इसको क्या करेंगे हम 2 से कट कर लेंगे, अगर 2 से कट करेंगे तो 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, यानी 13:6, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहां पर क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के बताता हूं। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 43 91 और 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल बचे। बेटा प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचना और एक ही शेषफल बचना दोनों में अंतर है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ के तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, पर हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना एक ही शेषफल मतलब एक ही तरह के शेषफल बचे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर सर मैं 4 का भाग इसके अंदर दूंगा 44 में तो कितना शेषफल बचेगा 3। ठीक बात है सर, 4 का भाग इसमें दूंगा 4 दूनी 8, और बचा कितना 1, 4 पंजे 20, कितना शेषफल बचा 1, और 4 का भाग इसमें दूंगा 4 चौक 16 23, यहाँ कितना बचा 3। इस बात को समझिए कि सर अगर मैं 43 में भाग देता हूँ 4 का तो 3 शेषफल बचता है। सर 91 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8, बचे कितना 21, 4 पंजे 20, एक शेषफल बचा। 4 का भाग दूंगा तो 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, 3 बचा। इसका मतलब सर ये तो आंसर हो नहीं सकता। 7 का बेटा 6 7 42, 1 बचा, और 7 का अगर मैं भाग दूं तो पूरी बार जाता है तो 0 बचा, और 7 में इसका भाग दूं तो 7 गुना 2 14, यहाँ पे भी 1 बचा। 9 का देता हूँ बेटा 9 चौक 36, तो 9 चौक 36, तो 43 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 1 ही बचा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 13 का भाग देता हूँ 13 गुना 3 39, बचा बेटा कितना 4, 13 7 91, 0। इसका मतलब सर इसमें एक भी आंसर हमारा सही नहीं है ना, एक भी आंसर हमारा सही नहीं है। तो अब आंसर कौन सा सही होगा पहले तो मैं वो बात कर लेता हूँ। बेटा एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो 91 में लिखा है ना, ये जो 91 में लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होना चाहिए 92, क्योंकि अगर आप 4 से भाग देते हो 3 बचता है, यहाँ पे भी 4 से भाग देते हो 3 बचता है, और 91 में भी अगर 4 से भाग देते हैं तो हाँ तीन नहीं सॉरी बेटा यहाँ गलती कर दी है, ये थोड़ा सा देखिएगा। 22 गुना 4 करता हूं तो बेटा 88 होता है ना। 22 गुना 4 कितना होता है 88। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं, 11 बचेगा और यहां बचेगा बेटा 3,
तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। 3 3 3 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन गलत नहीं है भैया, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, पढ़ने में मिस्टेक की है मैंने। तो ऐसी मिस्टेक आप भी मत कर देना, या डिवाइड करते समय जल्दी जल्दी डिवाइड मत कर देना, है ना। 22 बार भाग जाएगा, 88 आएगा, तो हमारे पास 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये लास्ट क्वेश्चन। ओके देखिए, वैसे जो बेटा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन होता है हमारे रीजनिंग का, ठीक है। पर ये कभी कभार मैथ्स से भी पूछ लिया जाता है, तो डिपेंड नहीं होता, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ही टाइप से चलती रहती है। तो देखिए, अभी इसके बाद आपकी रीजनिंग की भी बेटा टीचर्स हैं जो सर आएंगे और आपको क्लास देंगे, तो वो भी आपको बताएंगे कि रीजनिंग में ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है बेटा, इसे हम बोलते हैं सीरीज यानी श्रेणियां। अब श्रेणियों को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिकली 13 कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम सीरीज को देख सकते हैं। उसमें से इस क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ बेटा अंतर कितने का, एक का, पर सर यहाँ अंतर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। इसका मतलब सर ये प्लस माइनस से नहीं हो सकता, ये किससे होगा, केवल और केवल गुणा से सोल्व होगा। मतलब बेटा मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 45 46 70 141 क्वेश्चन मार्क, और ये आ गया 1061.5। देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। बेटा इन दोनों के बीच तो अंतर एक का है, ठीक है सर। तो हाँ, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ बेटा, गुणा एक करके अगर प्लस एक करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, बिल्कुल सही आंसर आएगा। 45 गुणा एक प्लस एक कितना, 46। अब इसको देखिए बेटा, क्योंकि बेटा अगर मैं डबल करता हूँ तो डबल करने पे तो नंबर 70 से ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ या ना, 92 जा रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। आप क्या करो, 1.5 से गुणा करो। किससे गुणा करो, 1.5 से। 1.5 से गुणा का मतलब 23 जोड़ लेंगे, 69 हो जाएगा। और 69 के अंदर अब बेटा हम कितना जोड़ देंगे, देखिए अब इसके अंदर जोड़ दिया हमने 1, हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब बेटा 1.5 से गुणा किया, तो यहाँ पे समझो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं और फिर 1 जोड़ू तो भी काम सेट हो रहा है। इसका मतलब सर आधे आधे नंबर का इंक्रीमेंट चले जा रहा है, उससे गुणा हो जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है। यानी कि सर मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 141 को मैं 2.5 से गुणा करके कितना कर दूंगा बेटा, एक ऐड कर दूंगा। क्लियर है। चलिए, तो आप आराम से 141 को 2.5 से गुणा करके बता सकते हैं कि सर प्लस 1 करने पर आंसर कितना होगा। बहुत आसान सा तरीका है, और आशा करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा। बहुत सीधा सा कैलकुलेशन, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद चलो लास्ट क्वेश्चन बताया, तो कैलकुलेशन में करके ही बता देता हूँ बेटा। देखिए करना क्या है सर, 10 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, काम खत्म। 5 1 14 गुणा 5 70, 2 कर लूंगा सर, 35.25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये 352.5 आंसर आ जाएगा, और एक जोड़ लूंगा तो सर 353.5 आ गया। तो सर ये आंसर हो गया। चलिए बेटा, आज की क्लास आशा करता हूँ अच्छी होगी, पसंद आई होगी। अगर और भी कुछ आपके डाउट वगैरह आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर लिख के बता दीजिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगा। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।